चैप्टर नंबर हमारा है फिजिक्स जीआरई सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक डायग्राम है। तो यहाँ पे एक इंक्लाइड प्लेन है, वहां पे ना एक मैथ एम पड़ा हुआ है। उसको यहाँ से जब हम रिलीज करते हैं, बेसिकली हमने ये बताना है कि यहाँ से जो मैथ जब रिलीज करते हैं तो उसकी जो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए ब्लॉक ऑफ द मैथ एम sliding down an incline at the constant speed is initially at a height h above the ground as shown figure। तो एक इंक्लाइड प्लेन के ऊपर एक मैथ एम पड़ा हुआ है, उसको जब हम रिलीज करते हैं तो ये ऐसे मूव होगा और इसकी जो हाइट है वो एच है और यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा। द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मास एंड द इंक्लाइड इज म्यू। If the mass continues to the slide down the incline at the constant speed, how much energy is dissipated by the friction by the time the mass reaches the bottom of the incline। कि मतलब जब यहाँ से इस मैस को रिलीज करेंगे सम हाइट h, तो जब ये नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड मूव करेगा तो एट कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उस वक्त ये पूछा हुआ है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस्ट होगा, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस्ट होगा वो कितना होगा। तो ये हमने बेसिकली बताना है कि जब गैस यहाँ से इस बॉटम तक पहुंचेगा तो उस वक्त यहाँ से इस जर्नी में जितनी एनर्जी डेसिपेट होगी ड्यू टू फ्रिक्शन, उस एनर्जी को कैलकुलेट करना है बेसिकली हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी ई ये ऑप्शन है। तो इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी एम जी एच। तो कैसे आया ये आंसर। तो हमें पता है कि जब बॉडी किसी हाइट पे होती है, सम हाइट पे होती है, तो उसकी जो यहाँ पे एनर्जी होगी वो होगी यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन एनर्जी होगी। जो बॉडी यहाँ से मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू, तो उस वक्त इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वजह से, क्योंकि थ्रू आउट जो है यहाँ पे ये इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। इस वजह से यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही है, तो इस वजह से इसकी जो वहां पे एनर्जी का लॉस होगा, मतलब फ्रिक्शन जो होगी वो उतनी ही होगी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच। तो राइट आंसर इसका बनेगा बी, दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। तो ये इसका अल्टरनेट मेथड है, इसको आप देखना चाहें तो कर लीजिएगा इसको, लेकिन जो इजी मेथड है वही मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को बेहतर से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर ये एक हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, तो यहाँ पे फिक्स है और या सिंपल पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है। इसका मैथ एम है, तो ये हमारे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है 2m इसका मैथ है। और ये यहाँ पे जो है सम हाइट पे है, यहाँ पे बोब एच हाइट पे है। तो कहता है कि जब यहाँ से ये रिलीज होके ऐसे इस तरफ आता है तो यहाँ इसके साथ कोलिजन होती है। जब इसके साथ कोलिजन होगी तो उस वक्त कोलिजन करने के बाद ये जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम की जो बोब है ये कितनी हाइट तक जाएगी, ये बेसिकली हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 1/9h। तो बेसिकली डायग्राम के मुताबिक हम देखेंगे कि इसका जो कुलयन से पहले इसका मोमेंटम क्या होगा इस बॉब का, और कुलयन के बाद मोमेंटम क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर द कुलयन एंड आफ्टर द कुलयन मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, उसके मुताबिक ये वैल्यू लिखी हुई है। और उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी उसके बाद, और इन दोनों क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वी बी एफ, इसको यहाँ से सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और सेकेंडली हम जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो उसके मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन जो हमारे पास जो दूसरी क्वेश्चन बनेगी इसके मुताबिक वो ये वाली, मतलब इस इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके इक्वेशन ये बनी, दूसरी क्वेश्चन ये बनी। तो इसके मुताबिक ये जो दो इक्वेशन बन गई हैं इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम यहाँ पे फाइनली इसको हम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो इसके इस फॉर्म में है। तो इसके अंदर जो वैल्यूज को पुट करेंगे जो भी हमने ऊपर निकाली, तो उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/9 mgh। सिंपल वैल्यूज को पुट किया हुआ है। तो हमारे पास आ जाएगा राइट आंसर जो होगा वो a 1/9h। दिस इज द हाइट। कि मतलब ये जो बोब है, मतलब ये जो है बॉल है, इस ब्लॉक के साथ, इस ब्रिक के साथ जब हिट करेगी तो उसके बाद पहले इसकी हाइट एच थी, जब हिट करेगी तो उस वक्त उसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी 1/9h। एच नॉट ये लिखा हुआ है क्योंकि आंसर्स के अंदर, क्योंकि वो एच नॉट
एच नॉट या एच ओ का मतलब यह है कि वहां पे मतलब चेंज हो जाएगी फाइनल। एच इस तरफ एच एफ का मतलब फाइनल हाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये इसको सेकंड वे में इसका सोल्यूशन यहाँ पे बताया हुआ है वेव फॉर्म में, लेकिन सिंपल वेव वाला जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की। In the spectrum of the hydrogen, what is the ratio of the longest wavelength in the Lemon series, NF is equal to 1, and the longest wavelength in the Balmer series, NF is equal to 2? तो इसके मुताबिक इसका जो राइट आंसर है वो है 5/27। तो ये इसका राइट है। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है रेडबर्ग का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट रेडबर्ग फार्मूला। तो ये जो हमारे पास है लेमन सीरीज ट्रांजिशन है उसके लिए है। तो जब इसके अंदर वैल्यूज को जब हम इसको पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है ये वाला, मतलब ये रेड लेमन सीरीज की ट्रांजिशन आ जाती है शॉर्टेस्ट, उसकी वैल्यू है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेलमर सीरीज की। तो ये बेलमर सीरीज के मुताबिक फार्मूला आ जाएगा। दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए, ये लेमन सीरीज का, बेलमर सीरीज का। तो इन दोनों फार्मूलाज को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपल इसकी रेशियो ली हुई है, उसके बाद आंसर आ जाएगा 5/27। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है इंटरनल कन्वर्जन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एक्साइटेड nucleus transfer its energy directly to one of the most tightly bonded atomic electrons, causing the electron to be the ejected from the atom and the leaving the atom in the excited state. The most probable process after an internal conversion, electron is ejected from an atom with a high atomic number is that is, मतलब वो प्रोसेस हमने बताना है, मोस्ट प्रोबेबली प्रोसेस बताना है। तो इंटरनल कन्वर्जन होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इज एजेक्टेड फ्रॉम द एटम। तो इसका जो राइट आंसर है, वेरी सिंपल, ये स्टेटमेंट पढ़ के इसका आंसर सामने आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे बी, एटम एमिट्स वन और द सेवरल एक्स रेज। तो जो एक्स रेज होती हैं वो इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से होती हैं। बी इज द राइट आंसर। तो थ्योरेटिकल इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये तो वेरी सिंपल है, एफएससी लेवल का ये क्वेश्चन है। तो इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से वहां पे गामा रेज प्रोड्यूस होती है। वहां पे टू टाइप्स की गामा, यहाँ पे एक्स रेज होती हैं, टू टाइप्स की एक्स रेज, गामा रेज नहीं, टू टाइप्स की एक्स रेज होती हैं। तो इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से एक्चुअली ये जनरेट होती है गामा रेज। जब हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, तो वहां से एक्स रेज जनरेट होती है। Next question, a beam of the neutral hydrogen atom is their ground state in the moving into the plane of this page and passes through a region of the strong inhomogeneous magnetic field that is directed upward in the plane of the page. After the beam passes through this field, a detector would find that it has been. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बताया हुआ है कि न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट पे पड़ा हुआ है और मूव कर रहा है, ग्राउंड स्टेट से मूव कर रहा है इनटू द प्लेन ऑफ द पेज, पेज की तरफ मूव कर रहा है ऐसे, एंड पासेस थ्रू द रीजन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, और वो पास कर रहा है, गुजर रहा है, मतलब वो इनहोमोजीनियस, मतलब वो होमोजीनियस मतलब एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड इन द प्लेन, और प्लेन मतलब इन ऐसे अपवर्ड टुवर्ड द रीडर की तरफ वो मूव कर रहा है, neutral hydrogen atom. After the beam passes through this field, the detector would find that it has been. तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्प्लिट अप, स्प्लिट वर्टिकली इनटू टू बीम्स, दो बीम्स में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो इसकी वजह क्या होती है? अकॉर्डिंग टू स्टर्न गलर्च एक्सपेरिमेंट के मुताबिक 1922 में एक्सपेरिमेंट आया था, इसकी जो मेन रीजन है एक्चुअली ये है कि ये बीम स्प्लिट्स इनटू टू डिस्कनेक्ट बीम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रोनियम इज द मोस्ट नियरली इज इक्वल टू। उसका जो राइट आंसर है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी इज द राइट आंसर।
रीजन देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये रेडबर्ग जो हमारे पास कांस्टेंट होती है, तो ये क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ना ये जो इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है इसके मास के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये हाइड्रोजन के लिए जब हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक ये क्वेश्चन होती है। तो उसके मुताबिक अगर हम पॉजिट्रोनियम की बात करते हैं जो हमने फाइंड करना है, उसके लिए क्वेश्चन ये होगी। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मैस और ये प्रोटॉन का मैस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मैस है बेसिकली। ये हमारे पास यहाँ पे ये रीजन यहाँ पे लिखी हुई है इसकी कि देर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन दी टू इन द टर्म ऑफ द चार्ज, बट देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मैस सिंस द डायरेक्टिविटी कांस्टेंट इज द मैस डिपेंडेंट। सो इक्वेशन हुई, उसके मुताबिक इक्वेशन जो होगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगी क्वेश्चन, और उसके बाद इनके अंदर हम वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, ये फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और कैलकुलेट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के लिए जब हम बात करें तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, तो उसके मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिड्यूस होकर बन जाएगी। तो इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया हुआ, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एनर्जी वाला, तो उसके मुताबिक -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यूज आ गई। बस यहाँ तक कर लें, बाकी आगे छोड़ दें इस चीज को। सी इज द राइट आंसर है। Next, a 100-watt electric heating element is placed in the pan containing 1 liter of the water. Although the heating element is on for a long time, the water through close a boiling does not boil. When the heating element is removed, approximately how long will it take the water to cool by 1 degree centigrade? Assuming that the specific heat for the water is 4.2 kilojoule per किलोग्राम पर सेंटीग्रेड। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या बताना है, यहाँ पे हमने टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको जब हम हीट रिमूव करेंगे। हीटिंग व्हेन द हीटिंग एलिमेंट इज रिमूव्ड, हीटिंग एलिमेंट रिमूव करेंगे तो उस वक्त अप्रोक्सीमेटली हाउ विल, मतलब कितना टाइम लगेगा द वाटर टू कूल, वाटर को, पानी को ठंडा होने में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो सिंपल इसका जो राइट आंसर जो है वो है यहाँ पे बी, 40 सेकंड लगेंगे। बी इज द राइट आंसर। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। ये हमारे पास है स्पेसिफिक हीट की इक्वेशन है ये, उसके मुताबिक ये जो इक्वेशन है ये है P इक्वल टू P, ये हमारे पास पावर की इक्वेशन है। तो सिंपल यहाँ पे W की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, और इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी है फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक। तो यहाँ पे वैल्यूज जो मतलब कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये जो Q होता है ना, ये P के इक्वल होता है, तो उसके मुताबिक वैल्यूज पुट कर दी। तो उसके मुताबिक जब ये P की इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक, और उसके मुताबिक यहाँ पे जस्ट वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4.2 जहाँ पे उसकी स्पेसिफिक हीट वाटर है, और उसके बाद यहाँ पे 1 किलोग्राम आ जाएगा मैस, और यहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेट गिवन है, और पी जो है ये हमारे पास पावर जो है वाट में गिवन है, और उसके बाद टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो सिंपल वैल्यूज यहाँ पे टी को सेपरेट कर लेंगे, टी को सेपरेट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद 40 सेकंड, सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे बी 40 सेकंड है राइट आंसर, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे बी आना चाहिए था। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे जीआरई की फिजिक्स को।